हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम न्यूक्लियाई है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 13 है। अब इस चैप्टर में हमें कंप्लीट न्यूक्लियस का नॉलेज लेना है। पीछे आप एटम पढ़े, उसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे थे, स्टडी कर रहे थे, लेकिन उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के जानने के क्रम में आपको पता चला कि एटम का सेंटर होता है, जहाँ सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। लेकिन अब क्या उससे अधिक भी हमें जानने को मिलेगा न्यूक्लियस में? क्या न्यूक्लियस में उससे अधिक कुछ होता है? ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में डिस्कस करते वक्त ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोग रदरफोर्ड को यूज़ करते हैं। रदरफोर्ड क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में, पॉजिटिव चार्ज के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहला मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन न्यूक्लियस और उनके कोलैबोरेटर्स के द्वारा हुआ था। तो 1911 में रदरफोर्ड ने यह बताया था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम विच इज नोन एज न्यूक्लियस। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम का न्यूक्लियस में, मतलब एटम के सेंटर में मिलता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि अबाउट 99.9% और ग्रेटर देन इट, माने लगभग 99.9% या उससे ज़्यादा का मास, एटम का मास उसके सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसके हिसाब से और उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, हमें दोनों के हिसाब से मालूम चलता है कि एटम का बहुत बड़ा भाग जो है वो खाली है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो इन्होंने 1911 में ही इस चीज़ को बता दिया। अब इसके बाद जो है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, 1920 में रदरफोर्ड का ही एक स्टेटमेंट था। और उस स्टेटमेंट से पहले एक चीज और याद रखिए, 1920 तक, 1920 तक हम लोग यही जानते थे कि 3 तरह के पार्टिकल अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। 1920 तक हम लोग यही जानते थे कि 3 तरह के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। वो 3 तरह के पार्टिकल कौन से एग्जिस्ट करते हैं? तो 1920 तक हमको यही मालूम था कि वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। हम लोग यही जानते थे कि ये 3 तरह के पार्टिकल जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन 1920 में रदरफोर्ड ने ही एक सजेशन प्रोवाइड किया, और वो एक्सपेरिमेंटल सजेशन नहीं था। उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन को छोड़ के कोई और भी पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर हो, प्रोटॉन के मास के बराबर हो, और वो न्यूट्रल इन नेचर हो। तो ये 1920 में उन्होंने कहा था, लेकिन इसका इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं किया। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अब ये इस एक्सप्लेनेशन को तो उन्होंने जरूर दिया, और इस एक्सप्लेनेशन के बाद एक साइंटिस्ट चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। और वो न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे किया? उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल को बमबार्ड किया। और जब वो बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल को बमबार्ड करते हैं तो उन्होंने देखा क्या कि न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन इमिट करता है, और उसी के लिए 1935 में इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसी को हम लोग एक्सप्लेन किए, यहाँ पर लिखा गया है क्या? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर विच इज नोन एज न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के सेंटर में है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, एंड टोटल मास is also supposed to be concentrated at nucleus of atom.
मतलब पूरा बॉडी का पूरा एटम का मास भी वो सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड माना गया है। इट इज ऑल्सो सपोज दैट अबाउट मोर देन 99.9% ऑफ मास ऑब्टेन्स इन न्यूक्लियस। लगभग 99.9% से भी ज्यादा मास न्यूक्लियस में है। रदरफोर्ड ऑल्सो कंक्लूड दैट, अब देखिए उसके एक्सपेरिमेंट से भी, और जब सारा मास यही है, सारा मास यही है और एक्सपेरिमेंट भी बताया ही था, तो सारा मास यही है, इसका मतलब सब जगह खाली है, वैसे भी बोल सकते हैं आप। अब इस रदरफोर्ड ऑल्सो कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, एटम का ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है खाली है। अब इसी एक्सपेरिमेंट में एक और चीज मालूम चला था, क्या? ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज नियरली इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर, 10 का पावर -10 मीटर। और आपको यहीं पर मालूम चला था ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज is nearly equal to 10 to power -14 मीटर to 10 to power -15 मीटर। एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियर का साइज 10 का पावर 4 टाइम्स से 10 का पावर 5 टाइम्स छोटा है। 10 का पावर 4 माने 10,000 से 1 लाख गुना न्यूक्लियस का साइज जो है एटम से छोटा है। अब उसके बाद हमने अभी तुरंत बताया था कि 1920 तक केवल हम 3 पार्ट के लिए जानते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्ट के। लेकिन 1920 में रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर देयर मस्ट बी एन अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स अदर देन प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर कोई एक दूसरे तरह का भी पार्टिकल होगा जो प्रोटॉन से अलग होगा, है ना, कुछ मास इज रफली और नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, जिसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, बट द पार्टिकल मस्ट बी न्यूट्रल, है ना, लेकिन पार्टिकल जो है न्यूट्रल होना चाहिए। बट रदरफोर्ड डज नॉट डिस्कवर इट, इन्होंने रदरफोर्ड ने इसका डिस्कवरी नहीं किया। तो 1932 में साइंटिस्ट चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। कैसे? तो अभी बताया था हमने, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया बेरिलियम पर, और जब बम्बार्डमेंट हुआ तो बम्बार्डमेंट का ये रिएक्शन फॉलो किया। ये बेरिलियम पे आपने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो इसके बम्बार्डमेंट से हुआ क्या? ध्यान रखिए, इसके बम्बार्डमेंट से ये कार्बन 612 प्लस एक न्यूट्रॉन ये प्रोवाइड किया, और यही न्यूट्रॉन जो इमिट हुआ, न्यूट्रल नेचर का इमिट हुआ। अब इधर ध्यान से समझेंगे, और इसी न्यूट्रॉन का ये डिस्कवरी जो है चैडविक ने 1932 में किया। इसके लिए नोबेल अवार्ड दिया गया इनको 1935 में। अब एक चीज समझेंगे बात को, कैसे बैलेंस है। देखिए 4 2 6 या 6 जीरो जोड़ेंगे तो 6, 9 4 13 या 12 और 1 13, ये बैलेंस्ड है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी। एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हर चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है। तो एक चीज ध्यान से, अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर की बात करें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन present inside the nucleus of an atom is known as its atomic number. It is denoted by Z. इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और ध्यान देने की बात है, तो एक बात समझेंगे, एटॉमिक नंबर जो है ये हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये याद रखेंगे आप। लेकिन इसके कुछ कंडीशन भी आ जाते हैं। क्या?
इन न्यूट्रल स्टेट एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये इस समय ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होते हैं। लेकिन इन आयनिक फॉर्म, अगर आप आयनिक फॉर्म में आते हैं तो आयनिक फॉर्म दो तरह का होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ध्यान रखिए आप। तो इन कटायनिक फॉर्म मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन की बात अगर आप करते हैं, देखिए आयन में होता क्या, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है। तो देखिए प्रोटॉन का लॉस और गेन नहीं होता, जैसा कि चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ाया था। तो प्रोटॉन तो हमेशा वही रहता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, तो ये लॉस गेन शेयरिंग ट्रांसफर नहीं होगा इसका। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन, ये हमेशा होगा। अब इसके बाद ये कटायनिक फॉर्म बना है, कटायनिक मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा, माने कम हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन अनायनिक फॉर्म मतलब निगेटिव चार्ज आयन में एटॉमिक नंबर, अभी निगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोटॉन थोड़े गेन किया, तो एटॉमिक नंबर अभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा हो जाएगा। ये हुआ एटॉमिक नंबर के बारे में आपने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास नंबर के बारे में। हर चीज का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। मास नंबर, इसको ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर, जैसा कि ये बता रहा है कि मास नंबर मतलब मास नंबर की बात करें हम तो मास नंबर किसको कहते हैं, तो मास डिसाइड करने वाला नंबर, तो मास डिसाइड करने वाला नंबर। अब एक चीज समझेंगे आप, तो अब इस मास नंबर के बारे में, तो मास नंबर जानने से पहले आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और वो क्या ध्यान देना होगा इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे कि अगर कोई एटम है तो उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जैसा कि चैडविक ने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर, पहले रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रोटॉन है और चैडविक ने बताया कि अब कौन है, न्यूट्रॉन है। तो अब मास, ये न्यूक्लियस की बात करें, तो अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में कौन कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसका मतलब है कि मेरी बात समझिए, मास नंबर, यहाँ मास नंबर के बारे में समझे, मतलब वो नंबर के बारे में पूछ रहा है जो जिस पर मास डिपेंड करता है। तो आपको ये मालूम है कि अब मास होता कहाँ है, तो न्यूक्लियस में। तो अब ये पूछ रहा है कि मास नंबर मतलब कि आप ये बताइए, वो नंबर बताइए जिस नंबर पे मास डिपेंड करता है। अरे भाई, तो जिस नंबर पे मास डिपेंड करता है तो मास किसके नंबर पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है उसके लिए बात को ध्यान देंगे। हमने क्या कहा, मास नंबर। आप जानते हैं कि मास कहाँ है, न्यूक्लियस में। तो अब ये न्यूक्लियस में होता कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो मेरी बात को ध्यान देंगे, तो न्यूक्लियस के मास है, तो जो न्यूक्लियस में मास है वो मास किससे मिलेगा, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से। तो ये पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए जिस पे मास डिपेंड करेगा, तो नंबर बताना होगा। तो वो नंबर होगा न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर, मास नंबर। मास नंबर मतलब मास नहीं बोल रहा है ये, मास नंबर का मतलब वो पूछ रहा है कि वो नंबर बताओ जिस पे मास डिपेंड कर रहा है। तो मास कहाँ होता है एटम का, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में होता है कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका मतलब मास नंबर, इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बोल रहा है। तो इधर देखिए ध्यान से, द सम टोटल
ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन present in nucleus of an atom is known as मास नंबर। इसे आप कैसे डिनोट करते हैं? तो ए से, जैसे कि आपने शुरू में ही लिखा है, आपको मालूम है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर, पीछे आपने पढ़ा था। प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए बराबर एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेड से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस जेड उधर जाके माइनस जेड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला मिल गया बराबर ए माइनस जेड। अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता है। ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब एक चीज समझेंगे इस कॉन्सेप्ट से। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लिया जैसे एक कार्बन 612 है और कार्बन 614 है। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें हम तो ए में से जेड घटाएंगे। एक चीज देखो, अभी ए में से जेड घटाएंगे तो अब देखिए थोड़ा सा एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन। वो कैसे होता है ध्यान रखिए। एलिमेंट सिंबल ये हो गया और नीचे होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर होता है मास नंबर। जैसे कि आप यहां देखिए, ये एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। तो अब अगर आपको इसका न्यूट्रॉन नंबर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? ए में से जेड घटा के। उसी तरह से मतलब आप समझिए कि ऊपर में से नीचे घटा के। तो उसी में से अगर आप देखिए ना थोड़ा ध्यान से, ये 12 में से 6 गया तो ये 6 बचा। इसी में से 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 8 बचा। ये न्यूट्रॉन का नंबर हो गया। अब एक चीज सोचिए थोड़ा ध्यान से इसके बारे में जो इमेजिनेशन हुआ वो कहां से? एक चीज देखिए ध्यान से, किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो क्लासिफिकेशन उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर किया जाता है। तो अब अगर मान लिया जाए कि क्लासिफिकेशन उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे किया जाता है, अब हम ये न्यूट्रॉन के बारे में कैसे सोचे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि हमने न्यूट्रॉन की कल्पना कैसे की होगी, इस बात को समझेंगे कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होगा तो कैसे होगा, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज, ये तो चीज आप समझते हैं कि कोई भी एटम का मास है तो वो मास, एटम का मास है तो वो न्यूक्लियस में है। अगर मास इफेक्ट करता है तो न्यूक्लियस इफेक्ट करता है, ये आप जानते हैं। मास इफेक्ट करता है तो वो न्यूक्लियस इफेक्ट करता है। अगर मास कहीं चेंज होता है तो न्यूक्लियस चेंज होता है। जैसे इस कार्बन की बात करें हम तो कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, तो आपको लगा है कि इसका बात समझे तो ध्यान से, इसका मास 12 है और इसका मास 14 है। इसका मतलब है कि मास चेंज किया है, मतलब न्यूक्लियस में कुछ चेंज हुआ है। अब ये चीज आप सोच रहे हैं। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर कोई भी एलिमेंट की बात करें हम तो जैसे ये एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कि दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब है कि दोनों का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन एक है, सेम है, पोजीशन सेम है। अब ये एटॉमिक नंबर सेम मतलब आप समझिए कि इन दोनों का प्रोटॉन सेम है। इन दोनों का प्रोटॉन क्या है? सेम है।
इसमें भी 6 है और इसमें भी क्या है, 6 है। प्रोटॉन सेम है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन सेम है। अब एक चीज आप यहां से सोच सकते हैं कि प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन तो इसका सेम है। अब ये सोचिए आप थोड़ा ध्यान से कि इसमें जब प्रोटॉन सेम है तो प्रोटॉन 6 है, तो मास नंबर, अब एक चीज समझेंगे बात को, जब प्रोटॉन 6 है तो मास भी, अगर केवल प्रोटॉन होता, अगर केवल प्रोटॉन होता, बात समझिए थोड़ा ध्यान से, अगर केवल कोई भी एटम प्रोटॉन से बनता तो अगर उसका प्रोटॉन नंबर 6 है तो मास भी डिसाइड करना चाहिए था 6 से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मास जो है डिसाइड करता है 12 से। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन से, मेरी बात समझिए थोड़ा ध्यान से, प्रोटॉन को छोड़ के कोई और भी पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होगा, और ये न्यूक्लियस में ही होगा। क्यों? क्योंकि मास की बात हो रही है। अब उसी तरह से अब एक चीज और समझिए बात को ध्यान से। अब इसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन सेम है, इनका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन अब इस चीज को समझेंगे कि लेकिन एक में, इसमें 12 मास है और इसमें 14 मास है, तो इसका मतलब है कि कोई चीज, इसमें जितने प्रोटॉन है इसमें उतने ही प्रोटॉन इसमें भी हैं, लेकिन दोनों में प्रोटॉन उतने ही हैं, लेकिन मास डिसाइड करने वाला जो है फैक्टर चेंज कर रहा है। मतलब कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर है जो कि प्रोटॉन को छोड़कर मास चेंज करने वाला है, और वो फैक्टर जो है चैडविक ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि वो जो है फैक्टर न्यूट्रॉन है। क्या है वो? न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में और भी हम लोग पूरे चैप्टर में डिस्कस ही करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बात को अच्छी तरह से। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट। जिसको हम एएमयू कहते हैं। देखिए एटॉमिक मास यूनिट के बारे में अगर हम लोग देखें तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। कोई भी एटम है तो एटम का जो न्यूक्लियस का मास, और एटम का जो न्यूक्लियस का मास होता है या एटम का मास जिस यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है उसी यूनिट को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मास, अगर हम इसका, ये बहुत हल्का होता है और ये बहुत हल्का होता है तो इसके मास को आप केजी में एक्सप्रेस करेंगे तो ये बहुत जो है, ये बहुत ही एक बहुत छोटा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उसको चेंज करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक नया यूनिट कंसीडर किया जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो ये एक ऐसा यूनिट है जिसकी सहायता से हम किसी एटम के मास को या न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। मेरी बात समझिए थोड़ा ध्यान से। इट इज एन यूनिट, a unit by which we represents the mass of atom or nuclear mass। It can be accurately measured by an instrument known as mass spectrometer।
ध्यान रखेंगे। ये एक ऐसा यूनिट है जिससे कि हम किसी एटम के मास को या न्यूक्लियर के मास को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, इट इज इक्वल टू द 1/12 part of mass of an atom of C12 isotopes। ये जो है एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम बात करें, एक एमयू जो है ये 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। इसको केवल अभी देख लीजिए, तुरंत 1 सेकेंड में, 5 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, और 1 सेकेंड के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा बातों को ध्यान रखिए। हमने ये कहा 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। 1 एमयू का मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। अब देखिए, 1 एमयू का मतलब होता है 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 के एक एटम के मास को अगर आप 1/12 से मल्टीप्लाई, या तो आप बोल सकते हैं कार्बन 12 के मास को अगर आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपको एक एटॉमिक मास मिलता है, यूनिट मिलता है। नोट में हम आपको एक, तो इधर थोड़ा ध्यान से, इसका मतलब कुछ नहीं है। कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसके न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, जिसके चलते ये 12 पार्टिकल्स हो गया। तो अब ये देखिए ध्यान से, तो किसी कार्बन 12 के अगर आप एक पार्टिकल का मास निकालते हैं, एक पार्टिकल का मास, वही एक पार्टिकल का मास ही एमयू है। ध्यान रखिए, मतलब एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो आप मास निकालते हैं उसी को हम एमयू कहते हैं। ये चीज को ध्यान रखेंगे, नोट में ध्यान रखिएगा। मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस of an atom that is mass of either one proton or one neutron present inside the nucleus is known as mu। अब ध्यान रखिएगा, ये वाला प्रूफ करते करते ये हम ला भी देंगे, ध्यान रखिएगा, ये आपको प्रूफ करते करते ये रिजल्ट mu का आ भी जाएगा। ध्यान रखिएगा, मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, that is mass of either one proton or one neutron present inside the nucleus is known as 1 mu। और इसको मेजर कहां से किया गया, तो कार्बन 12 से, which is calculated by the help of C12 isotope।
जिसको आपने C12 आइसोटोप से कैलकुलेट किया। अब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक EMU बराबर 1/12 इंटू, इसको रटना कुछ नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमने ये टोटल क्या लिखा है। बस आपको ध्यान रखिएगा कि आपको बस हमने सिंपल कहा क्या कि एक पार्टिकल के मास को, न्यूक्लियस के अंदर जो एक पार्टिकल होता है उसी के मास को हम AMU कहते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है अच्छी तरह से। एक पार्टिकल का मास मतलब पार्ट न्यूक्लियस में हुआ कौन, अभी कौन, चैडविक ने बताया था कि न्यूट्रॉन भी आ गया, पहले आपको प्रोटॉन मालूम ही था, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो गए। और रदरफोर्ड ने बोला था क्या कि दोनों के मास लगभग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो दोनों के मास लगभग बराबर है। तो अब उसमें से आपको जो एक पार्टिकल का जो मास हुआ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो लगभग एक पार्टिकल का मास हुआ, उसी को हम उसका एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कार्बन 12 से। तो पहले आप कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 612, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। तो अभी हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर से, आपसे पूछते हैं, तो इसका बताएंगे 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछेंगे, तो आप बताएंगे 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे 6। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे पूछेंगे, तो आप कैसे बताएंगे, तो A में से Z घटा के, तो A कितना है, ऊपर में से नीचे घटा के 12 - 6 बराबर 6, तो न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो हम यहां से आपसे पूछेंगे कि टोटल पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 इज इक्वल टू, आप बताएंगे क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की बात करेंगे, जोड़ देंगे 6 और 6 बराबर 12। यही C12 की बात हो रही है। C12 अगर ले रहे हैं तो उसके न्यूक्लियस में 12 पार्टिकल है, यही बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एवोगैड्रो नंबर पे, कार्बन 12 पे आते हैं। कार्बन 12 की बात करते हैं, तो आप इधर समझिएगा 6.022 इंटू 10^23 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन 12 हैज मास इज इक्वल टू 12 ग्राम। इतना एटम कार्बन 12 का 12 ग्राम का होगा। एक एटम ऑफ कार्बन 12 हैज मास इज इक्वल टू 12 बटा में 6.022 इंटू 10^23 ग्राम। वन एटम का मास, वन एटम कार्बन 12 का एक एटम का मास, ये याद रखेंगे 12 बटा में इतना है, तो एक एटम का मास, इसका मतलब है एटम का मास मतलब न्यूक्लियस का मास। तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। इसको आप एटम का मास मतलब कहाँ, एटम का मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस का मास होता है। मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, वन कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 बटा में 6.022 इंटू 10^23 ग्राम। तो ध्यान देंगे आप, मास ऑफ वन न्यूक्लियस, मास ऑफ वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस का मास मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास। तो कार्बन 12 में कितने न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास, तो मास ऑफ, अगर ये एक कार्बन 12 एटम का न्यूक्लियस का मास है, तो एक कार्बन 12 में कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन है, इसका मतलब है ये 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन का मास है। मास ऑफ, अरे न्यूक्लियस का मास, कार्बन 12 का न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस में होता कौन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूक्लियस का मास मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास। तो कार्बन में कै गो न्यूट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन का मास है ये। तो मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन
एंड 6 प्रोटॉन ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12। एक कार्बन ना समझ में आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियस का मास है, और न्यूक्लियस का मास मतलब कार्बन 12 के न्यूक्लियस का मास, इसका मतलब 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन का मास है। 10 का पावर 23 ग्राम। अब देखिए इधर, तो मास ऑफ 12 6 न्यूट्रॉन 6, लगभग दोनों का मास बराबर है, ऐसा बताया था रफली और नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, माने दोनों का लगभग मास क्या है, बराबर है। तो 6 और 6 मिला के कितने, 12। मास ऑफ 12 पार्टिकल्स ऑफ C12 एटम, ध्यान देते रहिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। 6 6 12 मतलब कि इतने का पार्ट, इतने का मास है, मतलब कितने पार्टिकल का मास है, तो 12 पार्टिकल का मास है। तो ये 12 पार्टिकल का मास है, हमने कहा था। अब यहां देखिए, तो 12 पार्टिकल का मास है, तो एक पार्टिकल का मास, तो ये 12 का इतना है, तो एक के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मिलाते हैं। 1/12 इंटू ये 12 बटा, जरा देखिए तो इसको, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 माने मास है ये, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जरा देखिए तो इधर, इसी को आप क्या लिखे थे, एटॉमिक मास यूनिट डिफिनीशन में लिखे थे। इसका मतलब है कि यही जो है ये पूरा वैल्यू, इसी को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, तो इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं, इसी से ही आपने ये बनाया है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब ये एटॉमिक मास यूनिट है, ये मतलब ये एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब ये एक पार्टिकल का मास ही एटॉमिक मास होता है, मतलब एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास जो है वही एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वन बाय 6.022 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, ये 0.1667 आ जाएगा, ये इसी को 7 कर दीजिए, 10⁻23 ग्राम। पॉइंट को इधर ला दीजिए, 1.67 10⁻24 ग्राम। केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, मतलब 10⁻24 1 10⁻³ केजी। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। इसको आप बोल सकते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका वैल्यू है। बहुत अच्छी तरह समझ गया होंगे आप, कोई टफ चीज नहीं था। क्या था इसमें, आपको मालूम था, कार्बन 12 से आपने लिया था, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कार्बन 12, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 में 12 ग्राम, तो इतने एटम में 12 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना हो गया, तो 12 बटा में 6.022 एक एटम का मास हो गया। एक एटम के न्यूक्लियस का मास हो गया यही, न्यूक्लियस माने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास, तो कार्बन में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो 12, इसका मतलब ये 12 पार्टिकल का मास है। तो 12 पार्टिकल का मास है, तो एक पार्टिकल का मास निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर दिए, तो ये 1/12 गुना ये एक एटम का मास था, तो 1/12 एक एटम का मास, इसी को आप एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं।